क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी जंगल में रात के 12 बजे अचानक ढोलों की धीमी धीमी थाप गूंजने लगे और हवा में सूखी लाल मिट्टी और जड़ी बूटियों की एक अजीब सी तीखी गंध तैरने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए? शहर में रहने वाले लोग सोचते हैं कि जंगलों का नियम सिर्फ जंगली जानवरों से बचना है, लेकिन मध्य भारत के बस्तर और अबूझमाड़ के उन घने आदिम जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने से डरती है, वहां कुछ नियम जानवरों के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों के लिए बनाए गए हैं जो सदियों से उस लाल मिट्टी के नीचे सांस ले रही हैं। मेरा नाम सुमित देश पांडे है। मैं साल 2008 में भारतीय वन सेवा आईएफएस में बतौर डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ तैनात हुआ था। मेरी पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीज़न के उस सुदूर इलाके में हुई थी, जिसे सरकारी नक्शों में पलासगढ़ बीट कहा जाता था। आज मैं आपको बस्तर के उसी घने जंगल और आदिवासियों के उस खौफनाक नियम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने मेरी पूरी वैज्ञानिक सोच और अफसरी के घमंड को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। बात नवंबर 2008 की है। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। पलासगढ़ का रेस्ट हाउस घने सागौन और महुआ के पेड़ों के बीच बना 1940 के ज़माने का एक पुराना ब्रिटिश बंगला था। वहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क आता था और ना ही रात को बिजली रहती थी। सिर्फ एक सोलर लैंप और जनरेटर ही सहारा था। मेरी पोस्टिंग के तीसरे दिन इलाके के वरिष्ठ फॉरेस्ट रेंजर सोमारू पुयाम मेरे दफ्तर में आए। सोमारू उसी जंगल के एक स्थानीय मुरिया कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें उस जंगल के कोने कोने की खबर थी। सोमारू ने चाय की प्याली टेबल पर रखी और बहुत ही संजीदा लहजे में मुझसे कहा, साहब, आप शहर से आए नए अफसर हैं। इस जंगल में लकड़ी कटाई और शिकार रोकने के नियम तो आप जानते हैं, लेकिन इस ज़मीन का एक अपना कायदा है जिसे कोई सरकारी अफसर भी नहीं तोड़ सकता। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा कायदा सोमारू जी? सोमारू ने खिड़की से बाहर दिखते घने लाल मिट्टी के टीलों की तरफ इशारा किया। साहब, पलासगढ़ बीट के पिलर नंबर 45 के आगे लाल मिट्टी की एक लंबी पट्टी बिछी है, जिसे हमारे कबीले के लोग माटी बाड़ा कहते हैं। सूरज ढलने के बाद अगर उस पार से मंदर कबीलाई ढोल की आवाज़ सुनाई दें, तो भूल कर भी उस लाल मिट्टी की रेखा को पार मत कीजिएगा। और अगर आपके कानों में कोई जानी पहचानी आवाज़ आपका नाम पुकारे, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मैंने एक पढ़े लिखे अफसर की तरह हंसकर टाल दिया। मुझे लगा कि यह सिर्फ कबीले के लोगों का अंधविश्वास और पुरानी कहानियों का हिस्सा है, ताकि बाहरी लोग उनके जंगलों में दखल न दें। लेकिन सोमारू के चेहरे पर मजाक की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने बस इतना फुसफुसाया, साहब, जंगल में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो कभी दिखता नहीं। घटना 18 नवंबर 2008 की रात की है। उस रात पूरे जंगल में घना कोहरा छाया हुआ था। रात के लगभग 11:45 बज रहे थे। मैं अपने रेस्ट हाउस में फाइलों का काम निपटा रहा था। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की लगातार आने वाली आवाज़ और हवा से हिलते सागौन के पत्तों की सरसराहट थी। तभी दूर जंगल के गर्त से एक बहुत ही धीमी लयबद्ध आवाज़ आने लगी, डम डम। वह ढोल की थाप थी, लेकिन उसमें कोई खुशी या त्योहार का माहौल नहीं था। वह आवाज़ बहुत भारी, धीमी और दिल की धड़कन को सुन कर देने वाली थी। उसी वक्त मेरी खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने कंकड़ मारा। मैंने टॉर्च उठाई और रेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोला। बाहर ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसके साथ हवा में गीली लाल मिट्टी और जले हुए महुए की अजीब सी सीलन भरी गंध बहकर आई। सामने टॉर्च की रोशनी में रेंजर सोमारू खड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। साहब, पिलर नंबर 20 पास अवैध लकड़ी काटने वालों की हलचल मिली है। गांव के एक लड़के ने देखा है कि कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर जंगल के अंदर घुसे हैं। सोमारू ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। मैंने तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर उठाई, जीप की चाबी ली और सोमारू के साथ
सरकारी महिंद्रा जीप में सवार हो गया। जंगल की पगडंडी पर जीप की हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे हम पिलर नंबर 40 की तरफ बढ़ रहे थे, वह ढोल की आवाज़ और साफ होती जा रही थी। रात के ठीक 12:15 बजे हमारी जीप एक बड़े से नाले के पास जाकर रुक गई। जीप की हेडलाइट की रोशनी में सामने का नज़ारा साफ दिख रहा था। ज़मीन की काली मिट्टी अचानक ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ से आगे गहरे लाल रंग की मिट्टी की एक बहुत चौड़ी पट्टी शुरू हो रही थी। वही था सोमारू का बताया हुआ माटी बाड़ा। लाल मिट्टी की उस पट्टी पर इंसानी जूतों के ताज़ा निशान बने थे, जो सीधे घने जंगल के अंदर जा रहे थे। मैंने जीप से नीचे कदम रखा। सोमारू ने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। साहब, रुक जाइए, आगे माटी बाड़ा है, ढोल बज रहे हैं। इस वक्त उस लाल मिट्टी पर कदम रखना अपनी जान बलि चढ़ाने जैसा है। सोमारू की आवाज़ डर से कांप रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी पटरियों और निशानों पर डाली। सोमारू जी लकड़ी तस्कर इस अंधविश्वास का फायदा उठा रहे हैं। वे जानते हैं कि आप लोग ढोल सुनकर अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए वे बेखौफ होकर पेड़ काट रहे हैं। ये मेरा सरकारी फर्ज है। मैंने सोमारू का हाथ झटका और अपना पहला कदम उस लाल मिट्टी के ऊपर रख दिया। जैसे ही मेरे बूट उस लाल मिट्टी से टकराए, पूरे जंगल की हवा का दबाव 1 सेकंड के भीतर बदल गया। झींगुरों का चिल्लाना एक झटके में पूरी तरह बंद हो गया। ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने जंगल की पूरी हवा से आवाज ही खींच ली हो। और उसी पल मेरी नाक में वो तीखी सड़ी हुई बूटी और खून जैसी धातु की गंध भर गई। मैंने पीछे मुड़कर सोमारू को देखना चाहा, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पीछे न सोमारू था, न मेरी सरकारी जीप थी, और न ही वो कच्ची सड़क। मेरे पीछे सिर्फ विशाल काले तने वाले सागौन के पेड़ और घनी लाल मिट्टी थी। जीप के पहियों के निशान तक गायब हो चुके थे, जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख चुका था। मैं अकेला था, चारों तरफ सिर्फ घोर अंधेरा, लाल मिट्टी और वही गूंजती हुई ढोल की थाप। तभी मेरे ठीक पीछे घने बांस के झाड़ में से एक बहुत ही मधुर और जानी पहचानी आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरी माँ की थी, जो साल 2002 में ही गुजर चुकी थी। सुमित बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इधर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। सोमारू की बात मेरे दिमाग में धमाके की तरह गूंजी। अगर आपके कानों में कोई जानी पहचानी आवाज़ आपका नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मेरी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वो मेरी माँ की आवाज़ थी, बिल्कुल वही टोन, वही पुकार, लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी माँ नहीं हो सकती थी। मैंने अपनी टॉर्च को आगे की तरफ कसकर पकड़ा और बिना पीछे मुड़े सीधे कदम बढ़ाने लगा। लेकिन तभी वह आवाज़ बदलने लगी। माँ की वह मधुर आवाज़ धीरे धीरे विकृत होने लगी। वह भारी घिसटती हुई और एक अजीब सी अमानवीय हंसी में बदल गई। सुमित, मुड़कर देख, तू इस लाल मिट्टी से बाहर कभी नहीं जाएगा। और फिर उस लाल मिट्टी के अंदर से गीली मिट्टी के हटने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चीज़ ज़मीन के नीचे से बाहर निकल रही हो। माँ की आवाज़ जब उस अमानवीय गर्जना में बदली तो मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे पीछे लाल मिट्टी के सरकने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन की गहराई में दबी कोई सदियों पुरानी चीज़ मिट्टी की परतें चीर कर बाहर आ रही हो। मुझे रेंजर सोमारू की चेतावनी अच्छी तरह याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद की, हाथों से टॉर्च और रिवॉल्वर को कसकर पकड़ा और सीधे आगे की तरफ भागने लगा। लेकिन मैं जहां भी कदम रखता, वो लाल मिट्टी दलदल की तरह मेरे पैरों को नीचे खींचने लगती। तभी सामने घने महुआ के पेड़ के पीछे से एक और रोशनी चमकने लगी।
वह टॉर्च की रोशनी नहीं थी, वो आग की मशालों की पीली थरथराती हुई रोशनी थी। ढोल की थाप अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी गूंज मेरी छाती के अंदर धड़कन बनकर टकरा रही थी। मैं भागता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा और एक बड़े से चट्टान के पीछे छुप गया। सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां लाल मिट्टी के एक बड़े से गोल घेरे में दर्जनों आकृतियां खड़ी थीं। उन्होंने कबीलाई पोशाक पहन रखी थी, लेकिन उनके शरीर पर कोई मांस नहीं था। वे केवल हड्डियां का ढांचा थे, जिन पर लाल मिट्टी की सूखी परत चढ़ी हुई थी। उनकी आंखों के गड्ढों में से कोई रोशनी नहीं, बल्कि काला सन्नाटा झांक रहा था। वे सब एक गोल घेरे में घूमकर ढोल बजा रहे थे, और उस घेरे के ठीक बीचों बीच जमीन से एक बहुत बड़ा इंसानी चेहरे जैसा पत्थर उभर रहा था। उस पत्थर के मुंह से गाढ़ा लाल रसाव निकल रहा था, जो बहकर पूरी मिट्टी को लाल कर रहा था। वह कोई इंसानी कबीला नहीं था, वह माटी देव का वह प्राचीन छलावा था, जो हर अमावस के आसपास उस जंगल में उन भटकती रूहों को जगाता था, जो कभी उस लाल मिट्टी में समा गई थी। तभी ढोल की थाप अचानक एक झटके में रुक गई। पूरा जंगल फिर से उस बर्फ जैसे ठंडे सन्नाटे में डूब गया। घेरे में खड़ी उन तमाम मिट्टी से ढकी आकृतियों ने एक साथ अपने सिर घुमाए। उन सभी के बेजान खोखले चेहरे सीधे उस चट्टान की तरफ मुड़ गए, जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। उन्हें पता चल चुका था कि एक इंसान उनकी माटी बाड़ा की सीमा को लांघ चुका है। हवा में अचानक एक तीखी चीखने जैसी आवाज गूंजी। वे सब आकृतियां एक साथ मेरी तरफ झपटीं। वे हवा में तैरती हुई नहीं, बल्कि जमीन पर मिट्टी के साथ रेंगती हुई बेहद तेज रफ्तार से आ रही थी। मैंने बिना सोचे समझे अपनी रिवॉल्वर निकाली और चट्टान के पीछे से निकलकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। गोलियां उनके शरीर के पार निकल जाती थीं, लेकिन मिट्टी के उन सायों पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमा कर बंद हो रही थी। मैं पीछे की तरफ भागा, लेकिन तभी मेरा पैर एक पुरानी जड़ में फंसा और मैं जोर से लाल मिट्टी पर जा गिरा। मेरी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अंधेरे में एक ठंडे गीले और मिट्टी से भरे हाथ ने मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां लोहे की तरह सख्त थी, और उनमें से सड़ी हुई वनस्पतियों और खून जैसी तीखी गंध आ रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, सांस रुकने लगी। वह साया मेरे चेहरे के ठीक ऊपर झुका। उसके खोखले मुंह से मेरी माँ की, सोमारू की और जंगल के ढोलों की आवाज़ें एक साथ निकल रही थी। तूने माटी का नियम तोड़ा, अब तू इसी माटी में सोएगा। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जमीन पर पड़ी, अपनी टॉर्च को उठाया और उसके लेंस को सीधे उस साए की खोखली आंखों पर रखकर उसका स्विच ऑन कर दिया। टॉर्च की तेज हेलोजन रोशनी पड़ते ही वह साया एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा। रोशनी की किरणें उस मिट्टी के साए को किसी धुएं की तरह जलाने लगी थीं। साहब, आंखें मत बंद कीजिए, इस तरफ भागिए। घने कोहरे के बीच से एक बहुत ही परिचित आवाज आई। टॉर्च की रोशनी के पीछे से रेंजर सोमारू हाथ में जलती हुई महुए की लकड़ी की मशाल लिए दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ में एक पीतल का छोटा सा कटोरा ले रखा था, जिसमें से कबीलाई धूप का धुआं निकल रहा था। सोमारू ने तुरंत वह धूप और आग का घेरा मेरे चारों तरफ घुमाया और चिल्लाकर बोला, साहब, इस मंत्र धूप के घेरे के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। जैसे ही वह धूप की सुगंध और आग की रोशनी उन सायों पर पड़ी, वे सारे साए चीखते हुए वापस उस लाल मिट्टी के अंदर धंसने लगे। जमीन फिर से थरथराने लगी और ढोलों की आवाज़ें धीरे धीरे धीमी होकर जमीन के नीचे दफन होने लगी। सोमारू ने मुझे सहारा देकर उठाया और खींचते हुए उस लाल मिट्टी की पट्टी माटी बाड़ा के बाहर ले आया। जैसे ही हम दोनों ने उस काली मिट्टी की पगडंडी पर कदम रखा, पूरे जंगल की सामान्य आवाज़ें वापस लौट आईं। झींगुरों की चहचहाहट,
हवा में सागौन के पत्तों की खड़खड़ाहट और दूर जीप के इंजन की हल्की सी आवाज। मैं पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से हाँफने लगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पलासगढ़ के जंगलों पर पड़ीं, तो मैं सोमारू के साथ वापस पिलर नंबर 40 पर गया। दिन के उजाले में वह जगह बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो माटी बाड़ा की उस लाल मिट्टी पर मेरे बूटों के निशान थे और उनके ठीक बगल में इंसानी हाथों की लंबी लंबी उंगलियों के अनगिनत निशान बने थे जो ज़मीन के अंदर की तरफ जा रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस जगह मैं रात को गिरा था वहाँ मिट्टी के नीचे एक पुराना पीतल का ढोल दबा हुआ मिला, जिस पर सन 1920 का ब्रिटिश मोहर लगा हुआ था। वह ढोल किसी पुराने कबीलाई विद्रोह के दौरान मारे गए लोगों के साथ वहीं दफना दिया गया था। मैंने उस घटना के ठीक 2 हफ्ते बाद बस्तर डिवीज़न से अपना तबादला करवा लिया। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। मैं अब जंगलों की ड्यूटी से दूर शहर के एक शांत दफ्तर में बैठता हूँ, लेकिन आज भी जब कभी मानसून के मौसम में गीली मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में तैरती है तो मुझे खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। मुझे याद आता है बस्तर का वो घने सागौन का जंगल, पिलर नंबर 21, और सोमारू की वो बात, जंगल में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो कभी दिखता नहीं। अगर आप कभी मध्य भारत के घने जंगलों से गुजर रहे हो और रात के सन्नाटे में आपको लाल मिट्टी के पार से ढोलों की धीमी थाप सुनाई दे, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लीजिएगा और भूल कर भी अपनी जानी पहचानी पुकार पर पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी बस्तर के जंगलों और माटी बाड़ा के रहस्य की पूरी आप बीती। जंगलों और लोक कथाओं का अपना एक अलग कानून होता है जिसे विज्ञान भी कभी पूरी तरह नहीं समझ सका। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और रात के सन्नाटे में जंगल की आवाज़ों से बचकर रहें। गुड नाइट।